और शुरुआत करेंगे एक बेहद बड़ी खबर के साथ, जहां देवभूमि कुल्लू में मां की ममता फिर शर्मसार हुई है। कुल्लू से मंडी जा रही बस में एक नवजात बच्ची मिली है। बजौरा के समीप ड्राइवर कंडक्टर को और सवारियों को ये बच्ची मिली और सवारियों ने बताया कि ये बच्ची लावारिस हालत में पाई गई। नवजात बच्ची के बारे में जानकारी दी गई। ड्राइवर ने भुंतर पुलिस को बच्ची को सौंप दिया है। पुलिस मां की तलाश कर रही है। नवजात बच्ची को क्षेत्रीय अस्पताल में फिलहाल एडमिट किया गया है। शहर में सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं उनसे छानबीन की जा रही है। मां की खोज की जा रही है। एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने मामले की पुष्टि की है। और तुलसी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। तुलसी, बेहद ही दर्दनाक खबर है और बच्ची की हालत इस वक्त कैसी है, साथ ही क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर हो रही है? तुलसी जी बिल्कुल जास्मिन, देखिए जिस तरह से ये जो मामला है ये पिछले कल शाम का है, जब जो निजी बस थी वो कुल्लू से मंडी जा रही थी और इस दौरान जब बजौरा के पास जो सवारी थी बस में, उन्होंने जब ड्राइवर कंडक्टर को बताया कि ये जो नवजात बच्ची है ये किसकी है, तो उसके बाद जब पूछताछ की गई तो बस में जितने भी लोग सवार थे उन्होंने किसी ने भी उस बच्ची के बारे में ये जानकारी नहीं दी कि ये बच्ची किसकी है। और उसके बाद फिर ड्राइवर कंडक्टर ने जिस तरह से ये जो बस है उसको वापिस भुंतर पुलिस स्टेशन में लाया, जहां पर बच्ची को जो नवजात बच्ची है उसको पुलिस के हवाले किया है। अपने आप में शर्मसार कर देने वाली घटना ये है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से बच्ची को जो अभी अस्पताल में उपचाराधीन है और डॉक्टरों के द्वारा ये बताया गया है कि बच्ची जो है वो 1 से 2 दिन की है। तो ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह से एक बार फिर से जहां कुल्लू घाटी की अगर बात करें तो लगातार इस तरह के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। बीते दिनों की अगर बात करें तो इस तरह से एक नवजात बच्ची का शव भी जो है वो 2 महीने पहले कुल्लू में मिला है। तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है जो समाज को भी शर्मसार कर रही है और मां की जो ममता है उसको भी शर्मसार कर रही है। फिलहाल बच्ची का जो इलाज है वो क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में चल रहा है और पुलिस की तरफ से ये छानबीन की जा रही है कि ये बच्ची किसकी है और जितने भी शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज खंगाली जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जो है अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और बच्ची का फिलहाल जास्मिन देखिए इलाज चल रहा है। और ऐसे में अगर बात करें तो बहुत छोटी बच्ची है, जिस तरह से डॉक्टरों के अगर बात करें तो लगभग 1-2 दिन की बच्ची है। तो ऐसे में यही अंदेशा जताया जा रहा है कि इस बच्ची को जो है वो छोड़ा गया है और ऐसे में ये एक संगीन मामला है जिसको लेकर पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। जी बिल्कुल तुलसी, और एक तरफ पूरे हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि में कुल्लू सबसे ज्यादा देवों की भूमि मानी जाती है और वहां से इस तरह की खबरें आना अपने आप में पूरे हिमाचल पर एक कलंक के समान है। तुलसी, आप नजर के रखिए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और कांगड़ा से आपको खबर देंगे, जहां गग्गल हवाई अड्डे के गेट के पास एक सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी हुए हैं। इसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुराने एयरपोर्ट के पास गेट नंबर 1 के पास मूर्ति कार की चपेट में ये मोटरसाइकिल सवार आ गए। इसके बाद सामने से कार ने भी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस ने तीनों युवकों को टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया है। जांच अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घायलों की पहचान सूर्या सासवत और अक्षत कुमार के तौर पर हुई है। तो गग्गल एयरपोर्ट के गेट नंबर 1 के पास ये हादसा पेश आया है, जहां मोटरसाइकिल को यूटर्न लेती एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी है। टांडा मेडिकल कॉलेज में बाइक सवारों का इलाज फिलहाल जारी है। इस पूरे मसले पर जांच भी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और शिमला के राज्य सचिवालय में 4 अप्रैल को यानी कि आज सुक्खू कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक की सीएम सुक्खू करेंगे। बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये बैठक शाम 7 बजे रखी गई है, माफ कीजिए 5:30 बजे ये बैठक रखी गई है और सीएम सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। कई अहम फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे। सीएम सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कई अहम फैसले इस बैठक में आज लिए जाने हैं। राज्य सचिवालय में शाम 5:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव पर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है।
नगर निगम चुनाव के लिए 2 मई को मतदान होगा, 4 मई को मतगणना होगी और 6 मई तक पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। वहीं 13, 17 और 18 अप्रैल को नामांकन भरने की तारीखें तय की गई हैं। नामांकन पत्रों की जांच 19 अप्रैल को होगी। नाम वापस लेने के लिए अंतिम तिथि 21 अप्रैल रखी गई है। वहीं 2 मई को मतदान होगा, 4 मई को मतगणना होगी और 6 मई तक ये पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। तो शिमला नगर निगम चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। लेकर दोनों ही मुख्य राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति भी बना ली है। 34 वार्डों के लिए मतदान होगा 2 मई को, 4 मई को मतगणना होगी। नामांकन की तारीखों की बात करें तो 17, 18 और 13 अप्रैल को नामांकन भरे जाएंगे। जांच 19 अप्रैल को होगी। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, लंबे समय से तारीखों का ऐलान न होने का इंतजार किया जा रहा था, अब फाइनली डेट्स की अनाउंसमेंट हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसना भी शुरू कर दिया है। रणबीर, है अदालती कार्रवाइयों में उलझते हुए करीब 1 साल बाद होने जा रहे हैं और अब तक नगर निगम शिमला में जो है एडमिनिस्ट्रेटर ही तैनात था। तो यहाँ पर अब देखिए, जब से हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, सुखू सरकार की ये पहली परीक्षा हुई कि जो दावा किया जाता है सुखू सरकार की तरफ से कि इन 100 दिनों में बहुत सारे काम सुखू सरकार ने किया। 3 महीने से ज्यादा का वक्त राज्य में सरकार को हुआ है। हालांकि ये भी देखा जाता है कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव, इनमें मुद्दे कुछ अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी सत्ता जिसकी होती है उसका प्रभाव रहता है। और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भी ये एक अहम चुनाव है, क्योंकि उससे पहले सिर्फ एक यही चुनाव है जिस पर एक तरह की हम ये कह सकते हैं एक संदेश यहाँ से जा सकता है। आगे देखिए समय बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी एक काइंड ऑफ मैसेज इसे कहा जा सकता है यहाँ से जाएगा। यहाँ पर दोनों दलों की स्थितियों की बात करें, हालांकि तैयारियां दोनों दल काफी समय से कर रहे थे कि नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर अपने अपने एजेंडा जो है तय किए जाए। यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो जाहिर सी बात है कि उपलब्धियों को लेकर यहाँ पर मैदान में उतरेगी और पूर्व में इससे पहले जो भाजपा यहाँ नगर निगम की सत्ता पर काबिज थी, उनकी नाकामियों को लेकर जो है जनता के बीच जाएगी। और भाजपा के पास भी एक मौका है कि यहाँ पर किसी तरह से जो है इस चुनाव में जीत हासिल करे। और जो ये बात कही जाती है कि जो 2022 के चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में मत प्रतिशत की अगर बात करें तो बहुत कम मार्जिन भाजपा का रहा है और बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस की जीत हुई है। तो लेकिन यहाँ पर देखना ये अहम इसलिए भी होगा, कांग्रेस को जो एज है वो इस तरह से देखा जा सकता है कि शिमला शहर में कांग्रेस का विधायक है और नगर निगम शिमला के दायरे में जो 34 वार्ड है उनमें से कम 13 या 14 वार्ड ऐसे हैं जो कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र और शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत आते हैं। और दोनों में कांग्रेस के विधायक है और दोनों मंत्री हैं। पूरे शिमला जिले की अगर बात करें तो 8 में से 7 विधायक कांग्रेस के हैं। तो सत्ता पर कांग्रेस है, तो ऐसे में एज जो है कांग्रेस को यहाँ पर मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये शहर का चुनाव है, स्थानीय चुनाव देखना ये अहम होगा कि भाजपा इस बीच किन मुद्दों को लेकर शिमला की जनता के बीच आती है और सत्ता में रहने का फायदा कांग्रेस कितना भुना पाती है, ये देखना अपने आप में काफी अहम होगा। रणबीर, जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन लगातार आप हमारे साथ बने रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे और हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 14वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी। महंगी बिजली के मुद्दे पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है। इस पूरे मामले पर हंगामा सदन में देखने को मिल सकता है। सुक्खू सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर है और सदन की कार्यवाही का आज 14वां दिन है। रणबीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर, बीते कल भी सदन में हमने देखा जमकर गहमा गहमी का माहौल रहा और आज भी एक ऐसा अहम मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी हो सकता है। आज फिर भारी हंगामे के आसार, गतिरोध के आसार नजर आ रहे हैं। रणबीर,
जी हाँ, देखना होगा कि जिस तरह से स्ट्रैटेजी जो विपक्षी दल है भाजपा उसने किस तरह से बनाई है। देखना होगा कि इस मुद्दे को, जो महंगी बिजली का मुद्दा है, सदन में उठाने की बात तो भाजपा ने कही थी जिस दिन ये फैसला जो है लागू हुआ था 1 अप्रैल के दिन। देखना होगा कि आज ये मुद्दा सदन में किस तरह से विपक्ष उठाता है या इसे 1-2 दिन बाद उठाया जाएगा। आज किस मुद्दे पर यहाँ पर विचार होगा। जो जानकारी निकल कर आई है कि थोड़ी देर में भाजपा विधायक दल बैठेगा, नेता प्रतिपक्ष पहुंचेंगे तो इस पर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं दूसरी आज की कार्रवाई की बात करें तो प्रश्नकाल के साथ ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद कुछ जो सभा पटल है, विभिन्न समितियों के जो प्रतिवेदन है, विभागों के प्रतिवेदन है, वो सभा पटल पर रखे जाएंगे और जो नियम 62 के तहत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज जो पेश किया जाएगा वो सुधीर शर्मा जो धर्मशाला से विधायक है, जो सीयू का कैंपस बनना है जदरांगल में और वहां पर जो भूमि अधिग्रहित की गई है या फिर भूमि पर जो कब्जा उसको लेकर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। और देखिए किस तरह से विवादों में सीयू हो रहा है। 10 साल हो गए हैं लेकिन कोई कैंपस, स्थायी कैंपस अभी तक बन नहीं पाया है। विवादों में ये रहा है, राजनीति की भेंट भी ये कैंपस चढ़ता हुआ कई बार हमें नजर आया। तो इस पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। दूसरा, मुख्यमंत्री एक संकल्प प्रस्तुत करेंगे। जैसी जानकारी निकल कर आ रही कि शायद 11 बजे से पहले तक दिल्ली से मुख्यमंत्री शिमला पहुंच जाएंगे। रविवार शाम को मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे और पिछले कल सूरत में थे राहुल गांधी के साथ, तो पिछले कल दिल्ली में ही थे रात को। आज यह उम्मीद है कि ठीक 11 बजे से पहले मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। उनकी तरफ से एक संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा जो नशे के खिलाफ जो अभियान राज्य सरकार चला रही है। देखिए मुख्यमंत्री ने ये पहले ही कह दिया था कि एक सख्त कानून इसमें राज्य सरकार बनाना चाहती है, लेकिन जो डोमेन है सीआरपीसी का वो केंद्र सरकार के पास है। वो सजा के दायरे को बहुत बढ़ाना चाहती है। जो संपत्ति नशा बेचकर जो बनाई जाती है उसको कुर्क करने संबंधी अधिकार किस तरह से राज्य सरकार के पास होने चाहिए, इसको लेकर एक संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा और 2 प्रस्ताव जो है नियम 130 के तहत चर्चा में लाए जाएंगे। कल एक प्रस्ताव जो है नियम 130 के तहत वो आ नहीं पाया था, जो कांग्रेस विधायक है संजय रतन और भाजपा विधायक रणधीर शर्मा। क्वालिटी एजुकेशन को लेकर नियम 130 के तहत उन्होंने चर्चा मांगी है, उस पर चर्चा आज होनी है। और एक और जो चर्चा जिस पर नहीं हुई है, जो नियम 130 के तहत जो भाजपा विधायक जीतराम कटवाल है उनकी तरफ से लाया गया है कि जो सरकारी भूमि है उन पर जो ग्रामीण इलाकों में जो घर बनाए गए हैं या फिर गौशाला बनाई गई है, क्या उन पर यह सदन विचार करेगा कि क्या जिन लोगों के ये मकान और गौशाला है वो रेगुलर किए जाए। जैस्मिन, ठीक है रणबीर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आए दिन सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है, विपक्ष वॉकआउट भी कर रहा है, लेकिन यह अच्छी बात है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे और बहुत अहम मुद्दे इस सदन में चर्चा का विषय हैं और उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो भी रही है। रणबीर, नजर आप बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे, आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सदन में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक निरस्त करने का बिल पारित हो गया और लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना खत्म हो गई। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक निरस्त करने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट तक किया। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़े लोगों के लिए यह योजना शुरू की गई थी। सत्ता पक्ष अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो इस बिल को सरकार को वापस ले लेना चाहिए, जिस पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सदन में कहा कि आपातकाल के विरोध में जो आंदोलन किया गया वो राजनीतिक आंदोलन था, उन लोगों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान जेल की सलाखों के पीछे दिन नहीं महीने गुजारे, 19 महीने, 21 महीने, 15 महीने, 16 महीने और कई तरह की यातनाएं उनको दी गई। जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, उस इमरजेंसी के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज बुलंद की थी और इसी बात को, उनके इस योगदान को इमरजेंसी के लिए
समाप्त करने के लिए जो संघर्ष किया उन लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे, और जिसकी परिणति ये हुई आखिरकार 1977 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी थी इस वक्त। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर आपातकाल की वो स्थिति पैदा की थी, यहां तक कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। इट इज पब्लिक मनी, ये जनता का पैसा, ये तो गरीबों की जेब में जाना चाहिए, वेल ऑफ लोगों की जेब में थोड़ी जाना चाहिए। अब कुछ लोगों का मैंने नाम लिया में जो कांगड़ा के वेल ऑफ लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, चंबा के वेल ऑफ करोड़पति लोग हैं, मंडी के वेल ऑफ लोग हैं, कारोबारी लोग हैं जिनकी इनकम करोड़ों में, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। और कई तो ऐसा है, उनमें से एक तो ऐसा है जो पावर प्रोजेक्ट के मालिक हैं, पावर प्रोजेक्ट है, उनमें से एक ऐसे व्यक्ति है जिसका बेटा जो है नामी हाईकोर्ट का नामी वकील है, और इनके परिवार के कई लोग क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर हैं। 90% लोग तो इनमें करोड़पति लोग हैं। और जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सांसद की भी पेंशन ले रहे हैं, एमएलए की भी पेंशन ले रहे हैं, और तीसरे रूप में जो है लोकतंत्र प्रहरी योजना से भी उनको पैसा मिल रहा है। ये कैसा कानून है जो तीन जगहों से जिनको सरकारी धन मिल रहे हैं? सरकार ने, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को उचित लगा, मंत्रिमंडल को उचित लगा, हमने इसको निरस्त कर दिया है। सदन में कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने फर्जी डिग्री मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। राजेंद्र राणा ने सदन में कहा कि प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय में डिग्रियों को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। छोटे से हिमाचल में 17 निजी विश्वविद्यालय हैं। सोलन जिले में तो एक पंचायत में 3-3 विश्वविद्यालय खुले हैं। इस मामले में राजेंद्र राणा ने सीबीआई जांच की सिफारिश और श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी की। इस प्रस्ताव के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में कहा कि फर्जी डिग्री मामले से व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा है। प्रदेश में अधिकतर निजी विश्वविद्यालय 2008 से 2012 के बीच खुले हैं। इस मामले पहली शिकायत 2020 में सरकार को मिली। जो फर्जी डिग्री की संख्या की जानकारी सदन में दी गई वो उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इस मामले पर 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं। इस विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा की राजस्थान में 194 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। इस मामले पर जल्द सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जाएगी। मामले में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मामले की जांच तेज होनी चाहिए और दोषियों को जल्द सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा है कि ये मामला बहुत बड़ा है और 41,000 डिग्रियों की तफ्तीश पुलिस ने करी है, जिसमें 5500 कुछ डिग्रियां जो है वो सही पाई गई हैं और 36,000 से ज्यादा डिग्रियां जो है वो फर्जी पाई गई। एक डिग्री का 4 से 10 लाख रुपया जो है लिया गया है, और अगर 4 लाख रुपए भी एवरेज लाएं और 5 लाख डिग्री का भी अनुमान लगाएं तो भी 20,000 करोड़ रुपए का मामला बनता है। मैंने कहा ये डिग्रियां हिमाचल प्रदेश में नहीं बेची गई, ये पूरे देश के अलग अलग राज्यों में बेची गई और विदेशों में भी बेची गई हैं। तो क्या मजबूरियां रही हैं सरकार की कि उसमें मामला बार बार उठाने के बावजूद, विधानसभा में सदन के बीच में उठाने के बावजूद भी इस मामले को सीबीआई को नहीं दिया गया। 195 करोड़ के लगभग इसकी प्रॉपर्टी सीज की गई है। फैमिली इसकी जो है विदेश ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गई है। तो ये अरबों रुपए का मामला है और छोटे छोटे मामले होते हैं तो ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई। सरकार का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। अगर अनियमितताएं हुई, क्योंकि अभी तो स्टेज में है कि अभी इंक्वायरी चली हुई है, स्पष्ट रूप में भी कहा नहीं जा सकता है इसमें कितनी अनियमितताएं हुई कि नहीं हुई, लेकिन जो स्थिति है वो आपके सामने है। टोटल 67 टीचिंग स्टाफ की आपकी वहां पर स्वीकृत पोस्टें थी, जिसमें चलिए आगे बढ़ते हुए बात मौसम की करेंगे। सिरमौर से आपको खबर देंगे जहां की सबसे ऊपरी चोटी शिरगुथली चूड़धार में फिर से हिमपात हुआ है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से चूड़धार यात्रा पर ना जाने की अपील की है। उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि चूड़धार में ताजा बर्फबारी हुई है, ऐसे में वहां श्रद्धालुओं का जाना बड़े खतरे से कम नहीं है। चूड़धार में जब तक मंदिर प्रबंधन कमेटी और प्रशासन सुविधाएं उपलब्ध ना करवाए तब तक लोग चूड़धार की यात्रा पर ना जाएं। मेरी सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि अभी चूड़धार यात्रा को ना निकलें, क्योंकि स्नोफॉल हुआ है और ऐसी स्थिति में मान लो अचानक मौसम खराब होने से वहाँ पे स्नोफॉल होता है तो हमारे श्रद्धालु जो है, क्योंकि घने जंगल होने के कारण वहाँ पे रास्ता का दिखाई नहीं देता कहाँ जाता है, तो लोग वहाँ पे ये भूल जाते हैं। और कई बार ऐसे भी देखने में है कि कई श्रद्धालुओं की उसमें उनको अपना जीवन से भी हाथ धोना पड़ा है। तो मेरी सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वो अभी इस यात्रा में ना निकलें
और जैसे मौसम साफ होगा और थोड़ा सा हमारा रास्ता वहाँ क्लियर होगा और सारी सुविधाएं जो है प्रशासन द्वारा या जो हमारे मंदिर कमेटी। पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिसके कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही निचले इलाकों में भी हल्की बारिश हो रही है। मौसम के बदले मिजाज देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है और लोगों से खराब मौसम के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख न करने की अपील की है। मनाली में जनवरी दिसंबर जैसा मौसम हो रहा है, बस बर्फ पड़नी बाकी रह गई है। हाँ, इस वक्त बारिश होना बहुत अच्छी होती है फसल के लिए भी और आगे चल के पानी के लिए भी अच्छी रहती है और हमारे पहाड़ों में बर्फ होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है आजकल। ये मनाली का मौसम एकदम से सुहावना हो गया है। अभी बारिश यहाँ पे निचले क्षेत्र में मनाली से तो बारिश पड़ रही है, लेकिन सोलंग नाला, रोहतांग, धुंधी वगैरह बर्फबारी हो रही है, जो कि आने वाले पर्यटन सीजन के लिए बहुत अच्छी है। देखिए, मनाली का मौसम है, यहाँ कुछ नहीं कह सकते कि ये कब मौसम बदल जाएगा। मनाली में वैसे भी जून तक ठंडा रहता है काफी मौसम। पहाड़ों में बर्फ आ रही है, इससे हमारा जो क्लाइमेट है एक तो चेंज हो जाएगा, ठंडा हो गया है काफी। टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ की ठंड का। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। अटल टनल सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से सड़क पर फिसलन बढ़ गई है, जिस वजह से वाहन चालकों को अपने वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिसलन की वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया में बर्फ पर वाहनों के स्किड होने का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। मशक्कत के बाद पुलिस के जवान फंसे वाहनों को निकालकर मनाली वापस भेज रहे हैं। अप्रैल के महीने में हो रही बर्फबारी से घाटी में ठंड और बढ़ गई है। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और देश दुनिया की अहम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।